myself Ritu Kothari. Today we are going to continue with the chapter that is demand of economics, chapter number 3, right? जिसने भी ये चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई सजेस्ट पहले आप पार्ट 1 देखो तो आपको मीनिंग ऑफ डिमांड और फैक्टर्स ऑफ डिमांड क्लियर होंगे और उसी के बाद आप पार्ट 2 पे आए. So in this particular part what we are going to learn? We are going to learn law of demand, right? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? Law of demand. This is very important. Now what is law of demand? Right? It is a principle explaining the relationship between the price and demand. What does it explain? The relationship between प्राइस एंड डिमांड कीपिंग अदर डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट. बाकी सारे फैक्टर्स मतलब जो अदर डिटर्मिनेंट्स है हमने जो पार्ट 1 में पढ़े थे, अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और यू कैन कॉल इट एज अदर डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग डिमांड, वो सारे कांस्टेंट है. सिर्फ यहाँ पे कौन से रिलेशनशिप हम लोग डिटरमाइन करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं? प्राइस और डिमांड का ही रिलेशनशिप स्टडी करने वाले हैं. तो जो प्रिंसिपल सिर्फ प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप स्टडी करता है और बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो जाते हैं. कांस्टेंट मतलब वहाँ पे कोई भी तरह का चेंजेस होगा नहीं, दे विल रिमेन अनचेंज्ड, राइट? ओनली प्राइस एंड डिमांड विल कीप ऑन चेंजिंग. दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड. व्हाट इट इज नोन एज? लॉ ऑफ डिमांड, राइट? सो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला था? That he said that he expressed the law of demand or the relationship between price and demand as an inverse relationship. कैसा relationship है प्राइस और डिमांड का? इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स रिलेशनशिप मतलब नेगेटिव, ऑपोजिट रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड का, कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगा, राइट? दे possess an opposite relationship. So when other factors, according to Alfred Marshall, when other factors influencing demand remains unchanged, जब सारे other factors जो demand को affect करते हैं अगर वो unchanged रहते हैं मतलब constant रहते हैं, at that time if प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स, अगर कोई भी कमोडिटी या सर्विस या कोई भी गुड्स का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड एक्सपांड्स, राइट? एंड द प्राइस ऑफ अ गुड एंड व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस, जब कोई भी कमोडिटी या कोई सर्विस या कोई गुड का प्राइस बढ़ेगा, at that time demand will contract. What will happen at that time? Demand will contract. So अल्फ्रेड मार्शल ने पर्टिकुलर डेफिनेशन स्टेट किया है जो आपको याद रखना है, that demand and price, or you can call it as price and demand, possess an inverse relationship, saying that when other factors influencing demand remains unchanged, if price of a good falls, demand expands. प्राइस कम हुआ, डिमांड एक्सपांड हुई. एंड इफ द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस, प्राइस बढ़ गई, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स. So this is the state that he has related to the law of demand, right? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. अब इसके साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे assumptions of the law of demand, then we are going to learn about the explanation related to the law of demand, then we are going to also see the analysis or relationship between price and demand की कौन से अलग factors जो exceptional cases है वो हम पढ़ने वाले हैं. So right now we are going to start with assumptions of law of demand, right? So over here पहले हम लोग ने law of demand का मीनिंग पढ़ लिया, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला वो भी हमने देख लिया. ना उसके बाद में क्या है? assumptions of law of demand. assumptions of law of demand मतलब जो मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन पे दिखाया था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है कि इट ओनली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, और बाकी सारे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं दैट विल रिमेन अनचेंज्ड, राइट? दे आर गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. तो अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में आप लोग क्या लिखेंगे? जो सारे फैक्टर्स अदर फैक्टर्स थे जो हमने पढ़े थे पार्ट 1 में, वो सारे फैक्टर्स आपको लिखने हैं. सिर्फ पीछे क्या लगाना है? रिमेन्स अनचेंज्ड. ये चीज़ आप पेज नंबर 22 पे देख सकते हैं. सी टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज्ड. वी हैव ऑलरेडी अज्यूम. अजम्पशंस मतलब क्या? कि आपने अज्यूम कर लिया है कि सारे अदर फैक्टर्स है वो सारे रिमेन्स अनचेंज्ड ही रहने वाले हैं, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, दे आर गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. जो चेंज होने वाला है वो सिर्फ प्राइस होने वाला है, उसके अलावा कुछ चेंज होने वाला नहीं है डिमांड के साथ. ये हमने पहले से अज्यूम कर लिया है, इसलिए वो हम अजम्पशंस में लिखेंगे.
अजम्पशंस में आप सबसे पहले लिखोगे टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज। उसके बाद कौन सा अजम्पशन था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज। देन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब रिलेटेड गुड्स रिमेन अनचेंज। देन कंज्यूमर्स डू नॉट एंटिसिपेशन फ्यूचर मतलब एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस रिमेन्स अनचेंज। एंड साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज। राइट, ये सारी चीज़ें आप लिखने वाले हो, वो सारे अदर फैक्टर्स के पीछे आप सिर्फ क्या लगाने वाले हो, रिमेन्स अनचेंज। राइट, सो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है कि लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या समझाना चाहता है कि जब भी प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, जब प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगा। राइट, यही चीज़ हमें समझाना चाहता है। सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ डिमांड शेड्यूल। राइट, अब हम समझने वाले हैं कि डिमांड का एक डायग्राम या उसका स्लोप कैसा होगा। राइट, प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल के साथ। सो इन डिमांड शेड्यूल, व्हाट इज अ डिमांड शेड्यूल? सबसे पहले डिमांड शेड्यूल मतलब क्या? डिमांड शेड्यूल मतलब एक शेड्यूल, एक टेब्यूलर प्रेजेंटेशन जिसके ऊपर से हम लोग को पता चलता है कि कितनी क्वांटिटी हमें डिमांड की है। राइट, वो हमें पता चलेगी। सो ओवर हियर यू कैन सी दैट प्राइस और डिमांड मैंने लिखा है यहाँ पे। एग्जांपल टेक्स्ट बुक का सेम एग्जांपल है जहाँ पे आपको दिया है कि प्राइस ऑफ मिल्क, मिल्क कमोडिटी उन्होंने लिए, गुड लिया है मिल्क, तो उन्होंने बोला है प्राइस ऑफ मिल्क इन रुपीज़ एंड डिमांड ऑफ मिल्क। राइट, कि जब इतना प्राइस है तो उसकी डिमांड कितनी है इन लीटर्स। यहाँ पे मैंने लीटर्स नहीं लिखा है, जो भी आपकी यूनिट हो, आप जो भी एग्जांपल देना चाहते हो, अगर आप एप्पल्स देना चाहते हो तो यहाँ पे इन यूनिट्स में क्या आएगा, यूनिट्स की जगह पे क्या होगा, केजीज होगा। यहाँ पे मिल्क लिया है इसलिए लीटर आया। राइट, सो इट डिपेंड्स वॉट एवर कमोडिटी यू आर गिविंग एन एग्जाम्पल फॉर। सो प्राइस over here I have mentioned 50, 40, 30, 20, 10 और डिमांड लिखा है। जब प्राइस, अब ये चीज़ आप समझ जाओ कि जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी। तो जब प्राइस 50 रहेगा, व्हेन प्राइस इज ₹50, डिमांड इज 1 लीटर। व्हेन प्राइस इज रिड्यूसिंग टू 40 रुपीज़, प्राइस 50 रुपीज़ से 40 रुपीज़ हुआ, तब डिमांड बढ़ गई, 10 रुपये यहाँ पे कम हुआ तो 1 लीटर यहाँ पे बढ़ गया। Right, so this particular law of demand is proving right over here through our tabular presentation. Right, so whenever price reduces, demand increases. Whenever price increases, अगर 10 से 20 प्राइस हुआ तो यहाँ पे डिमांड कम हो गई। देखो 5 लीटर से 4 लीटर हो गई। Right, so this particular thing we are going to put in a diagram where you are going to present on x axis and y axis। आप पहले ड्रॉ करोगे। एक्स एक्सिस पे नॉर्मली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ड्रॉ लिखते हैं और वाई वेरिएबल पर वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल। बट यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया था कि यहाँ पे ऑपोजिट होगा। डिमांड एक ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ पे हम जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे। सिर्फ ये चीज़ डिमांड में होती है। ओके, सो ओवर हियर यू कैन से दैट डिमांड हम लोग पहले एक्स एक्सिस पर रख देंगे इन यूनिट्स। जो भी आप यूनिट्स लिख रहे हो वो आपको ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। देन ऑन वाई एक्सिस यू आर मेंशनिंग प्राइस, so it is in rupees, that also you are going to mention. Then you are going to coordinate the points, right? कि जब 50 रुपीज़ का प्राइस है, at that time demand is 1 लीटर, so यहाँ पे मैं एक पॉइंट रख दूँगी। Then later on 40 रुपीज़ 2 लीटर, 42 liters, I'll coordinate the common point 33, 30 and 3। ऐसे मैं पॉइंट्स प्लॉट कर दूंगी और बाद में एक पूरा लाइन उसको अटैच कर दूंगी। जो भी पॉइंट मैंने किए हैं उसको कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करूँगी। दैट इज माई डी कर्व, दैट मीन्स डिमांड कर्व। राइट, whenever I join this coordinates, whenever I join this point, I get a DD curve, DD curve। आगे पीछे मैं DD लिखूंगी, that means demand curve। राइट, तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है? सो यहाँ पे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, जब भी मेरे को लॉ ऑफ डिमांड आपको पूछा जाएगा एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड यू हैव टू स्टेट द मीनिंग गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। आपको लिखना है। देन अजम्पशंस लिखना है। अजम्पशंस आपको सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। राइट, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देन यू आर गोइंग टू ड्रॉ डिमांड शेड्यूल। आप कोई भी ऐसा तरीके से एक डायग्राम आप रिप्रेजेंट करोगे विद द हेल्प ऑफ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद आपको ये ज्वाइन करके ये डायग्राम बनाना। डिमांड कर्व हमने पढ़ा कि प्राइस और डिमांड दोनों इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब ऑपोजिट रिलेशनशिप है दोनों का। इसलिए डिमांड का स्लोप कैसा होगा, इनवर्स होगा, उल्टा होगा। इट विल
स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट हैज़ अ डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड, अपवर्ड नहीं जाए, यहाँ से ऐसे नहीं जा रहा है पर ऐसे आ रहा है, राइट, इट हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, इसको क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव स्लोप। तो ये सब कुछ ड्रॉ करने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा इसका। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन द अबोव डायग्राम हमने सबसे पहले क्या किया, दो एक्सिस ड्रॉ किए, राइट। सो इन द अबोव डायग्राम demand in units is shown on x axis and price in rupees is shown on y axis, right. After that what we did, from the demand schedule we obtain different points, right. हमने जब ये लिख दिया था बाद में हमने उसको ज्वाइन किया, राइट, कि 50 रुपीज़ है तो 1 लीटर, 40 रुपीज़ है 2 लीटर, वो चीज़ हमने की। therefore from the demand schedule we plotted these points and by joining these points we got a DD curve. What did we obtain? DD curve, that is demand curve. तो उसके बाद आप क्या लिखोगे, that DD curve slopes downward from left to right. उसका डायरेक्शन क्या है, left to right, it slopes downward as it has an inverse relationship between price and demand. प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए उसका स्लोप कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, राइट. That you are going to mention, then you are going to explain this particular diagram, that at point A price is rupees 50 and demand is 1 liter, right. Then moving forward, when price reduces to rupees 40, from 50 price reduces to rupees 40 and demand increases from 1 liter to 2 liter, we can see that on point B. Then when price reduces to rupees 20, demand increases to demand increases to 4 liters, from 1 liter to 4 liter, which we can see at point D. ऐसा आप explain करोगे. So from this what you are trying to explain that, and then you will be adding and vice versa. Vice versa मतलब इसका उल्टा, कि जब भी प्राइस 10 रुपये से 20 रुपये होगा तब उसकी डिमांड कम हो जाएगी, आप ये चीज़ बोलना चाहते हो, right. So from this explanation what you are trying to explain, that whenever price reduces demand is increasing and whenever price will increase demand will decrease. आप ये चीज़ ये डायग्राम के थ्रू समझाना चाहते हो, right. So you can easily, as I told you can explain like this, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, that at point A price of milk is rupees 50 and demand is 1 liter. At point B price of milk is rupees 40 and demand is 2 liter. So we can say that demand expands, डिमांड बढ़ा 1 लीटर से 2 लीटर हुआ, मतलब यहाँ पे डिमांड बढ़ा. So when price reduces, demand expands, right. And further on you can continue till rupees 10 and when demand is 5 liters, आप वहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हैं. तो सबसे पहले जब भी आप एक्सप्लेनेशन लिखते हो तब भी आप सबसे पहले एक्सिस के बारे में लिखेंगे, आप एक्सिस के ऊपर कौन सा क्या प्लॉट कर रहे हो वो लिखोगे. बाद में आपने ये प्लॉट कर दिया तब आपने ये कोऑर्डिनेट्स, ये टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो भी टेबल दिया था उसके थ्रू आपने ये पॉइंट्स ज्वाइन किए. जब ये पॉइंट ज्वाइन किया तो आपको कौन सा कर्व मिला, DD कर्व मिला. उसका स्लोप कैसा है, कैसा दिखने में, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो चीज़ लिखोगे. और उसके बाद सिर्फ इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दे दोगे जो जस्टिफाई करेगा आपका लॉ ऑफ डिमांड. क्या जस्टिफाई करेगा, लॉ ऑफ डिमांड, राइट. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रीजंस, द एनालिसिस. जो हमने अभी इनवर्स रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा कि प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब ऑपोजिट रिलेशनशिप है, तो उसके रीजंस क्या है, क्यों इनवर्स रिलेशनशिप है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट. So there are two reasons for inverse relationship, that is income effect and substitution effect. ये दो चीज़ों की वजह से कहाँ हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कि inverse relationship है प्राइस और डिमांड के बीच में. अब इनकम इफेक्ट मतलब क्या, कि मॉनेटरी इनकम कंज्यूमर की सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, पर क्या होगा, रियल इनकम में चेंज होगा. मतलब उनकी रियल इनकम मतलब क्या, रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, राइट. So over just I'm explaining you that if for example my income is rupees 50, okay, I am the consumer and my income, monthly income is rupees 50. So from that rupees 50 I used to buy 1 liter of milk. मिल्क का प्राइस क्या था,
1 liter equals to 50 rupees. So my monetary income was how much? 50 rupees. So I used to buy from 50 rupees, I used to buy 1 liter of milk. अब क्या होगा, कब मेरी रियल इनकम बढ़ेगी, कब मेरा परचेजिंग पावर बढ़ेगा? जब मिल्क का प्राइस कम होगा. When and when any commodity or service, जब उसका प्राइस कम होगा तभी ना तभी मेरे रियल इनकम में चेंजेस आएंगे. सो इफ मिल्क प्राइस हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 1 लीटर इक्वल्स टू 50 रुपीज़ से रिड्यूस हो गया है, दैट 1 लीटर इक्वल्स टू 10 रुपीज़, 40 रुपीज़ का रिडक्शन हो गया है, राइट. सो 1 लीटर इक्वल्स टू 10 रुपीज़. So what over here what is going to happen with the same 50 rupees of income which I have, मेरे पास जो मेरी same 50 rupees of income है उससे अब मैं 1 लीटर दूध नहीं, मैं कितने लीटर दूध ले पाऊंगी? 5 लीटर दूध ले पाऊंगी. पहले क्या होता था, 50 रुपये में 1 लीटर ले पा रही थी, पर अब जो 50 रुपये का दूध था वो 10 रुपये हो गया. तो अब मैं क्या कर पाऊंगी? मेरी रियल इनकम बढ़ गई है. रियल इनकम बढ़ गई मतलब मेरा परचेजिंग पावर बढ़ गया, क्योंकि कमोडिटी का प्राइस कम हुआ है. इसलिए ओनली व्हेन कमोडिटीज प्राइस रिड्यूसेस एट दैट टाइम दिस थिंग इज पॉसिबल. सो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, नाउ आई कैन बाय, मेरी मॉनेटरी इनकम कांस्टेंट है 50 रुपीज. सो नाउ विथ 50 रुपीज आई कैन बाय 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इंस्टेड ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क. सो व्हाट इज दैट? दैट इज द इनकम इफेक्ट. कि इनकम की वजह से, इनकम कांस्टेंट है फिर भी हमारे रियल इनकम मतलब हमारे परचेजिंग पावर के हिसाब से भी डिमांड में फ़र्क पड़ता है. इसलिए हमारा डिमांड बढ़ गया क्योंकि उसका कमोडिटी का प्राइस कम हो गया, राइट. देयरफॉर इट इज़ वन ऑफ द रीज़न टू प्रूव द लॉ ऑफ डिमांड विच स्टेट्स दैट प्राइस एंड डिमांड हैज़ इनवर्स रिलेशनशिप, राइट, और यू कैन कॉल इट एज नेगेटिव रिलेशनशिप. आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. देन वी हैव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या? कि आप इजीली एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ सब्सटीट्यूट कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, राइट. अगर आपको कोई चीज़ अभी पसंद नहीं आ रही है, उसका प्राइस ज़्यादा है और वही सेम चीज़ दूसरे ब्रांड में आपको मिल रही है सेम प्राइस पे या उससे कम प्राइस पे, तो आप क्या करोगे? आप सब्सटीट्यूट कर दोगे, राइट. यू जस्ट वॉन्ट योर नीड टू बी सेटिस्फाइड, दैट इज़ द मेन थिंग. So over here with the example they have given that there are 2 varieties of pants. जो हम नॉर्मल पैंट पहनते हैं उसकी बात कर रहे हैं. वन इज़ द कॉटन पैंट एंड द सेकेंड इज़ द डेनिम पैंट, दैट मीन्स द जीन्स पैंट. पहले क्या होता था, आई वॉज जस्ट बाइंग जीन्स पैंट, राइट, बिकॉज कॉटन पैंट्स वर टू कॉस्टली. बट नाउ इफ कॉटन पैंट्स प्राइस हैज़ बीन रिड्यूस्ड, कॉटन पैंट का प्राइस रिड्यूस हो गया, तो मैंने क्या किया, अब मैं डेनिम की जगह पर मैंने कॉटन पैंट परचेज किया. First it was costly, so I was not buying it, but now it is not that costly, it has become cheaper and it is with the same budget of my denim pant. So now I have substituted my denim product with the cotton pant, right. So आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि क्यों प्राइस जब सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट की कम होती है तब हम हमारा करंट प्रोडक्ट छोड़ देते हैं और उसको सब्सटीट्यूट करते हैं दूसरे प्रोडक्ट के साथ जिसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम रहती है. सो हियर ऑल्सो इट इज प्रूव दैट when price reduces demand increases, right. सब्सटीट्यूट प्राइस का प्रोडक्ट कम हुआ इसलिए डिमांड यहाँ पे बढ़ गई, राइट. नाउ ये हुआ हमारा रीजंस फॉर इनवर्स रिलेशनशिप है. दिस कैन बी आंसर्ड एज अ सेपरेट क्वेश्चन ऑल्सो. सो दीज वर द रीजंस फॉर द इनवर्स रिलेशनशिप. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, राइट. कि ऐसे कौन से एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड में जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है. एक्सेप्शन मतलब क्या, जहाँ पे ये जो रूल है कि प्राइस रिड्यूसेस डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड रिड्यूसेस, ये जो पर्टिकुलर रूल है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे उल्टा होगा, राइट. और उल्टा होगा वरना एप्लीकेबल ही नहीं होगा. उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शंस, राइट. दे आर दी एक्सेप्शंस, वो अलग है सबसे. जहाँ पे ये पर्टिकुलर लॉ अप्लाई नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा? प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज. प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज. ये सिचुएशन कहाँ पे होगी? जब एक्सेप्शन होगा तब, राइट. सो एक्सेप्शन 4 केसेस में होगा. लॉ ऑफ डिमांड के रिलेटेड 4 केसेस में एक्सेप्शन हमको देखने को मिलेगा. प्रेस्टिजियस गुड्स, extremely low price goods, given goods and special preference to people, right.
तो प्रेस्टिजियस गुड्स मतलब क्या? प्रेस्टिजियस गुड्स मतलब लग्जरियस गुड्स। लग्जरियस गुड्स हर एक क्लास ऑफ पीपल नहीं अफोर्ड कर पाते। ओनली रिच पीपल विल बी एबल टू अफोर्ड द प्रेस्टिजियस गुड्स, और यू कैन कॉल इट एज लग्जरियस गुड्स। तो लग्जरियस गुड्स का और प्रेस्टिजियस गुड्स मतलब क्या कि एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव मोबाइल फोन्स, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़, ये सारी जो भी चीज़ है वो नॉर्मल पीपल नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, सिर्फ रिच क्लास पीपल ही अफोर्ड कर पाएंगे। So when we are talking about prestigious goods, they are going to be highly expensive, right? They are going to be highly expensive. और rich class of people highly expensive goods ही क्यों prefer करते हैं? Just because they reveal their status symbol. उनका rich का जो status symbol है, जब वो लोग ये goods use करेंगे तभी वो status symbol दिखेगा कि हाँ, अंबानी अगर कोई भी तरह का नॉर्मल ब्रांड यूज़ करेगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बिकॉज ही इज़ रिच, ही इज़ मेंट टू यूज़ रिच क्वालिटी प्रोडक्ट्स और लग्जरियस प्रोडक्ट्स ओनली, राइट? दे आर दिस प्रेस्टिजियस गुड्स और लग्जरियस गुड्स आर यूज्ड एज देयर स्टेटस सिंबल। तो जब भी उनके स्टेटस सिंबल की जब कोई भी प्राइस, जब भी गुड्स होंगे, जो भी गुड्स होंगे, अगर उसके प्राइस कम होंगे देन दे वोंट बाय इट, दे वोंट डिमांड मोर। पहले क्या होता था, हमने क्या देखा लॉ ऑफ डिमांड में कि जब प्राइस कम होगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, पर यहाँ पे ऑपोजिट होगा। अगर डायमंड का प्राइस बहुत कम हो गया देन दे वोंट बाय इट, बिकॉज रिच पीपल डोंट बाय चीपर गुड्स, राइट? दे वोंट बाय चीपर गुड्स। वो चीपर प्राइस पे नहीं लेंगे, वो जब हाई प्राइस होगा तब वो लोग ज़्यादातर डिमांड करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ वो ही अफोर्ड कर पाते और कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, राइट? सो प्रेस्टिजियस गुड्स में जब भी प्राइस इंक्रीज होगा तब उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। At that time they will buy more just to show that how rich they are, right? Whereas over here it was in the law of demand, it was opposite. Therefore it is one of the exception to the law of demand. I hope you are being clear with this topic. Then second is extremely low priced goods. Extremely low priced goods मतलब कौन से goods? सेफ्टी पिन है, मैचस्टिक्स है, ये अगर ये सारी चीज़ों के अगर प्राइस कम भी हो जाए ना तो डिमांड ज़्यादा नहीं होगी। अगर मैचस्टिक 0.50 पैसे से 1 रुपी हो गया या 1 रुपी से 2 रुपीज़ का बॉक्स हो गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो लोग डिमांड ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है, अगर आपको एक प्रोडक्ट पे 15-20 रुपीज़ का चेंज मिल रहा है तभी आप वो चीज़ सोचोगे कि आप उसकी डिमांड बढ़ाओगे, वरना आप उसकी नॉमिनल अगर प्राइस में चेंज होगा, जो लो प्राइस गुड्स ऑलरेडी है अगर उसमें नॉमिनल चेंजेस होंगे या 1 रुपी to 3 रुपीज़ भी हो गया मैच बॉक्स का प्राइस, तो it won't occur increase in demand, right? We won't be able to see that situation which we see in law of demand, क्योंकि वो नॉमिनल चेंजेस है प्राइस में जो सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, राइट? Those who are already affording 1 rupees matchbox can at least afford 3 rupees matchbox. It won't make any much change. I hope, right? Then after that giffen goods मतलब क्या? inferior goods. giffen goods में भी हम purchasing power की बात करने वाले हैं। giffen goods मतलब inferior goods मतलब low quality goods, and this giffen goods were named after Robert Giffen. आपको ये चीज़ याद रखनी है, giffen goods were named after Robert Giffen, and they are the inferior goods मतलब low quality goods, right? So यहाँ पे क्या होगा? See for example, let us take first I had minimum income, right? मैं मेरा ही example, I am the consumer, I have minimum income, right? So first I was only able to buy ₹20 per kg jowar और बाजरा. I was not being able to buy wheat. मेरे लिए वो अफोर्ड करना बहुत बड़ी बात थी। wheat का प्राइस था let us take as ₹50. सो मेरी इनकम इतनी नहीं थी कि मैं 50 रुपीज़ का वीट अफोर्ड कर सकूँ पर केजी, देयरफॉर आई यूज्ड टू बाई 20 रुपीज़ पर केजी ज्वार और बाजरा। अब क्या हुआ, बाजरा और ज्वार का प्राइस तो कम हो ही गया, उसके साथ वीट का प्राइस भी कम हुआ, 50 रुपीज़ से वो आ गया तुरंत ही 20 रुपीज़ पे। तो नाउ व्हाट कैन आई डू, आई एम सब्सटीट्यूटिंग द इंफीरियर क्वालिटी गुड, दैट इज द लो क्वालिटी गुड ऑफ ज्वार एंड बाजरा टू वीट। मैं सुपीरियर क्वालिटी बाय करूँगी क्योंकि मेरी रियल इनकम इंक्रीज हो रही है,
जस्ट बिकॉज वीट का प्राइस कम हुआ इसलिए मैं अब वीट के ऊपर सब्सटीट्यूट पे जा रही हूँ। अब मैं ज्वार बाजरा अगर 10 रुपये भी मिल रहा है या 5 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है फिर भी मैं वो बाय नहीं करूँगी, मैं क्या बाय करूँगी, वीट ही बाय करूँगी। सो ओवर हियर दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल डज नॉट वर्क, दिस प्रिंसिपल डज नॉट वर्क दैट इवन इफ प्राइस रिड्यूस्ड माई डिमांड डिडंट इंक्रीज फॉर ज्वार एंड बाजरा। ज्वार और बाजरा 20 रुपीज़ से ओनली ₹5 पर केजी हुए ना, फिर भी मैंने ज्वार और बाजरा नहीं बाय किया। मैंने क्या बाय किया, सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट दैट इज वीट, राइट, बिकॉज इट वॉज इन माई लिमिट, वो मेरे बजट के अंदर था तो मैंने वो बाय किया। सो यहाँ पे वो एक्सेप्शन हुआ कि प्राइस डिक्रीजेस, demand didn't increase, demand also decreased, demand decreased of jowar and bajra. Instead I substituted my product with the superior quality product that is wheat, right? So that are known as giffen goods which are of inferior quality. जो हम inferior quality goods छोड़ के superior quality goods पे जाते हैं वो। Then the last is special preference to people. स्पेशल प्रेफरेंस टू पीपल मतलब क्या, हमारे सबकी लाइफ में ऐसे कुछ कमोडिटीज़ होता है कि जहाँ पे भी उसका प्राइस कितना भी बढ़ता हो या कम होता, उसकी डिमांड हमको अफेक्ट नहीं करेगी, राइट। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक टूथपेस्ट। कोई ऐसे लोग होते हैं जिसको टूथपेस्ट का एक ही फ्लेवर पसंद आता है, राइट, सो दे वोंट सब्स्टिट्यूट। अगर कोलगेट फॉर एग्जांपल 70 से 90 रुपीज़ में भी मिलेगा फिर भी आई विल प्रिफर कोलगेट बिकॉज आई एम नॉट हैबिचुएटेड टू यूज़ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट। देयरफॉर ऐसी कुछ चीज़ें जहाँ पे हम लोग अगर उनकी प्राइस बढ़ती है या कम होती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। what is more important is my preference, that I prefer to buy that particular commodity only no matter what the price is, right? So these are the exceptions जहाँ पे ये particular principle जो law of demand का हमने पढ़ा वो applicable नहीं होगा, उससे उल्टा होगा, इसलिए हम लोग उसको exceptions बोलते हैं, right? So I hope you all are clear with this topic that is law of demand, जहाँ पे हमने meaning पढ़ा, जहाँ पे उसके assumptions, मैंने आपको बोला कि assumptions मतलब क्या, जो हम पहले से assume कर लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे ही रहने वाली है, इसमें कोई तरह के changes नहीं होने वाले। So that were the assumptions in which you are going to write the other factors affecting demand. After that you are going to explain the law of demand with the help of tabular representation. Demand schedule बना के आप diagram के through उसको explain करोगे। उसके बाद आपको क्या समझा, रीजंस कि क्यों इन्वर्स रिलेशनशिप है, क्यों प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, वो मैंने आपको समझा कि दो इफेक्ट की वजह से ये चीज़ प्रूव हो पाई है। देन एक्सेप्शंस कि क्यों लॉ ऑफ डिमांड कहीं जगह पे अप्लाई नहीं हो पाता है, वाई देयर आर एक्सेप्शंस, वाई देयर इज डिफरेंस। तो वो 4 एक्सेप्शंस हमने पढ़े जहाँ पे सिचुएशंस अलग रहती है, राइट। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन एनी टाइम आस्क अस, यू नो वेयर टू कॉन्टैक्ट। ओके, नाउ विल मीट इन द पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर वेयर वी आर गोइंग टू लर्न the expansion, contraction, increase, decrease and individual and market demand। ये 3 चीज़ें हम पार्ट 3 में देखेंगे और उसके बाद आगे का चैप्टर। थैंक यू।